हेलो पीपल, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हाल है आप सब लोगों के? ये पीपल वाली फॉर्मेलिटी मेरे को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती है। पापियो इज आर कोड वर्ड यार। क्या हाल है पापियो? हाँ जी। मैं एक्चुअली आपका काउंटडाउन देख रहा था। अनफॉर्चुनेटली 2 बार तो आपने पूरा घुमा दिया, बट आई केम लाइव। बस वो मैं शायद गो लाइव करना भूल गया था। सो मैं भी एक्चुअली देख रहा था कि मैं खुद को ही देख पा रहा हूं, पता नहीं आप लोग मुझे क्यों नहीं पता, मतलब देख पा रहे हो। सो फाइनली वेल, माय नेम इज CS विकासपुरा और welcome. I basically on behalf of Yes Academy I welcome you all to this very profounding course, very amazing course, और उसका जो सबसे interesting और सबसे मजेदार लेवल है which is CS Executive. Before we start, I would first like to congratulate all of you for clearing your CSET exams. You all have come up really well. आप लोगों की बहुत सारी marksheets मेरे पास रखी हुई है and I am so proud of you. मतलब in fact the entire team is very proud of you. Thank you for all the love and you have done brilliantly well. अच्छा, so आज खैर अपन लोग थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करेंगे। एंड बिफोर वी टॉक अबाउट एग्जीक्यूटिव, मैं हल्का सा पर्टिकुलरली अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा। बिफोर आई स्टार्ट दैट, एक दो छोटी मोटी जरा बात पहले हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, अभी से डीमैट अकाउंट ओपन कर ले। अच्छा यार, कुछ हो ना हो ये सब्जेक्ट अपना है ना, मतलब आग लगा देंगे। और मेरे हिसाब से, मतलब नॉट बिकॉज आई टीच दिस सब्जेक्ट, अगर चिराग सर भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते तो शायद और इंटरेस्टिंग होता। कोई और अगर सूरज सर पढ़ा रहे होते, हरीश सर पढ़ा रहे होते, विपुल सर पढ़ा रहे होते, दिस सब्जेक्ट वुड हैव बीन माय फेवरेट नो मैटर व्हाट, राइट? सो आई एम फॉर्चुनेट कि भाई मेरे को ये चांस मिल गया, मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आई एम एक्चुअली टीचिंग दिस सब्जेक्ट, बट we will ace it, you know, no matter what we'll ace it. ये अपना ही सब्जेक्ट है। अच्छा, सो कौन से सब्जेक्ट के बारे में बात करें? हम लोग बात करें बेसिकली SLCM के बारे में, सिक्योरिटीज लॉस एंड कैपिटल मार्केट्स। सो थोड़ा सा मैं आपको बुक के रिडार में लेकर चला जाऊं, हम लोग मॉड्यूल एक बार देखें, कितने चैप्टर्स हैं सर, कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही जनरल चीजों के बारे में। और मैं एक्चुअली चाहता हूं कि बाय द एंड ऑफ द सेशन, जब हम लोग ये सेशन पूरा खत्म करेंगे, I want you all to go with certain words जो शायद हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ या आपकी उसके साथ डिस्कस कर पाए और थोड़ा सा उसके बारे में बात कर पाए, जो हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली सुनते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली काफी सारी ऐसी चीजें होती है जिसके बारे में हम लोग को बहुत ज्यादा पता नहीं होता है। सो वील टॉक अबाउट समथिंग वेरी बेसिक। अच्छा सर, ये स्क्रीन पे आपने क्या चला दिया है? इन्वेस्ट इन पीपल, इन्वेस्ट इन आइडियाज, फाइनेंशियल्स मे बी डिसेप्टिव। यार ये मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है। तो ये मैं कोशिश करूंगा आपको हर चैप्टर में ऐसे कुछ अलग अलग जो मेरे थॉट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने वाइल इन्वेस्टिंग और वाइल टीचिंग जो मैंने गैदर किए, वो मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करता रहूंगा। एंड दिस सब्जेक्ट विल नॉट बी अ थियोरी सब्जेक्ट फॉर श्योर। मतलब कुछ भी हो जाए, दिस विल नॉट बी अ थियोरी सब्जेक्ट, ये मेरा वादा है आपसे। मतलब जहां पर हो सकता है, जहां पर भी वो पॉसिबिलिटी है कि मैं आपको कोई रियल लाइफ एग्जांपल्स दे सकूं, मैं आपको किसी स्कैम के बारे में बता सकता हूं, मैं आपको किसी फ्रॉड के बारे में बता सकता हूं और उस टॉपिक को मैं उससे कनेक्ट करूं, आई विल ट्राई माय बेस्ट और वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। अच्छा, ईटी, खैर हम लोगों ने 4-5 चीजें हम लोगों ने बात की। आई थिंक वी स्पोक अबाउट इमरजेंसी, फिर ऑयल क्राइसिस के बारे में हम लोगों ने बात की थी, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में हम लोगों ने बात की थी, सब प्राइम क्राइसिस के बारे में बात की थी। छोटी मोटी चीजें मतलब भूल जाना उसको, ईटी वाली चीजें वहीं भूल जाना। सिक्योरिटीज आपको नेक्स्ट लेवल लेके चला जाऊंगा, मतलब मजा आ जाएगा। हाँ जी सर, आज ही कोई स्कैम बताओगे? बिल्कुल भी नहीं। मतलब शुरुआत तो ऐसी गंदी नहीं करते ना, शुरुआत कुछ अच्छी चीजों से करते हैं। सो आज हम लोग कुछ नाइस पॉजिटिव अच्छी चीजों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ये फ्रॉड और स्कैम के बारे में बात करेंगे। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, सिक्योरिटीज का हर प्रोविजन, हर मेजर रेगुलेशन एक्चुअली किसी न किसी प्रीवियस स्कैम या किसी फ्रॉड या किसी मिसकंडक्ट की वजह या उसके ऊपर बेस्ड है। सो मैं कोशिश करूंगा जब भी मैं कोई नए टॉपिक को स्टार्ट करता हूं, कोई नया रेगुलेशन स्टार्ट करता हूं, उसके पहले वी विल एक्चुअली टॉक अबाउट द बैकग्राउंड कि ऐसा क्या हुआ था पास्ट में जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर रेगुलेशंस आए। आई विल मेक श्योर वी डू दैट, है ना। और आप एंजॉय करोगे स्टार्ट टू एंड, ये मेरा वादा है। अच्छा, स्कैम 1992 आई थिंक एक बहुत प्रोबेबल वर्ड हो गया, राइट? एवरी वन ऑफ यू मस्ट हैव वॉच्ड द एंटायर सीरीज, आप लोगों ने देख ली होगी। उसमें जो बताया वो तो खैर आपने देखा ही देखा है। कुछ उसके और डार्कर साइड थे जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसमें कवर नहीं किए गए, या फिर उसको ना बहुत एक एंगल से इन्होंने पिक्चराइज किया था। ऑब्वियसली जब कोई चीज आप इतने बड़े मास मीडिया प्लेटफॉर्म पे बताते हो, सो थोड़ा सा हम लोग उसको सॉफ्ट ही रखते हैं। बट मतलब आई टेक यू टू यू नो द डार्कर साइड्स ऑफ स्कैम 1992, हर्षद मेहता के बारे में और कुछ चीजें ऐसी आपको बताऊंगा विच मे फैसिनेट यू, राइट? एंड हो सकता है यू बिकम द नेक्स्ट वन, बस पकड़े मत जाना कभी भी यार। हाँ जी।
कॉफी पिलाओ। कॉफी हैज बीन आवर कोड वर्ड सिंस अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। हाँ जी, मैंने सुबह कॉल किया था 2 बार पर आपने पिक नहीं किया। यार मैं लेक्चर में रहता हूँ सुनैना जी, आई थिंक अपनी कल इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी बात हुई थी, है ना। ओके बाकी चलो नाइस। यार मैंने बाकी तो आपके खैर आपने जो भी कमेंट्स ऊपर जो भी इतना सारा कुछ 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 लिखा वो तो खैर मैंने मिस कर दिया, बट लेट्स स्टार्ट विथ द मेन थिंग नाउ। स्कैम में कुछ वर्ड समझ नहीं आए थे सर। अरे यार तुम वो सब छोड़ दो, मतलब वो बहुत छोटी मोटी चीजें हैं, वर्ड तो बहुत ही बच्चों वाली चीजें, मतलब अभी ऐसी ऐसी चीजें बताता हूं तो मजा आ जाएगा, तूफान आग लगा देंगे अपन लोग। हाँ जी चलो, नाउ बिफोर वी स्टार्ट लेट्स फर्स्ट सी कुछ वर्ड्स मैं यहां पर एटलीस्ट बोलता हूं, मुझे बताना जरा कि कौन कौन से वर्ड्स आप लोगों ने सुने हैं, कौन से वर्ड्स आपने नहीं सुने। लेट्स गो विद दिस। हाँ जी, सबसे पहले वी ऑल हैव हर्ड ऑफ दिस वर्ड कॉल्ड अ वेरी पॉपुलर वर्ड। जब भी मैं स्टॉक मार्केट की बात करता हूं, जब भी मैं ट्रेडिंग की बात करता हूं, मैं प्रॉफिट लॉस की बात करता हूं, जब भी मैं इन्वेस्टमेंट्स की बात करता हूं, जब भी हम लोग वॉरेन बुफे के बारे में बात करते हैं, हम लोग कार्लोस स्लिम के बारे में बात करते हैं, हम लोग बंसाली के बारे में बात करते हैं, हम लोग राकेश झुंझुनवाला के बारे में बात करते हैं, हम लोग मोतीलाल ओसवाल के बारे में बात करते हैं, हम लोग विकास वोरा के बारे में बात करते हैं, वन वर्ड which remains constant, one word which remains forever is Sensex। हाँ जी, तो ये Sensex क्या वाला है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। एक बार Sensex से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, है ना। सो द फर्स्ट थिंग विच आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज Sensex। अच्छा, बहुत बार ना आप ये ऐसी खतरनाक खतरनाक बातें सुनते रहते हो कि सेंसेक्स पता है तेरे को, सेंसेक्स ना 40,000 हो गया। अच्छा, फिर दूसरा, नहीं रे ये तो बहुत आउटडेटेड बात है, सेंसेक्स तो पता है 44,000। क्या बात कर रहा है, 44,000 है। अच्छा, फिर वन फाइन डे आप सुनते हो सेंसेक्स इज क्रैश्ड एंड इट इज अगेन रीच 30,000। अच्छा, 30,000 होगा, 30 से फिर वापस से बढ़ते 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 वापस से 40, 44, 45,000 के आसपास आ गया। अच्छा, तो ये अब सारी की सारी क्या चीज है, लेट्स अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन डिटेल नाउ। हाँ जी, और क्या चिराग, आई लव यू टू। यार मैं बीच बीच में तेरा लेक्चर देख रहा था ईबीसीएल का, यू किल इट मैन। मतलब आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीवन हु कैन एक्चुअली जस्टिफाई दैट सब्जेक्ट बेटर देन यू। हाँ जी, ओके। समवन सेज सेंसेक्स इज द इंडेक्स ऑफ बीएसई, विच इज वेरी राइट, है ना। इट इज बेसिकली एन इंडाइस। अच्छा, इंडाइस क्या होता है, एक बार जरा वो देखते हैं, समझते हैं ना। वेल यार ये 2 पॉपुलर इमेजेस मैंने एक्चुअली यहां पर डाल के रखी थी आप लोगों के लिए, आई एम श्योर आपने देखी होगी। ये सो फर्स्ट वाली जो इमेज आप देख रहे हो ना, इट्स बेसिकली अ बुल। ये बीएसई जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है बॉम्बे में दलाल स्ट्रीट पर, उसके बाहर एक बहुत बड़ा सा ब्यूटीफुल सा बुल बनाया हुआ है, सो उसकी एक इमेज है। बुल का सिग्निफिकेंस क्या होता है थोड़ा बहुत खैर आप लोगों ने स्कैम 92 में देखा होगा, अब मैं आपको उसको और थोड़ा अच्छे से विस्तार में बताऊंगा। और आज अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को सिर्फ 4 ही वर्ड्स डिस्कस करने, सेंसेक्स, निफ्टी, बुल और बेयर, बस 4 ही वर्ड सुनने, सेंसेक्स, निफ्टी, बुल और बेयर, बाकी कुछ भी बात ही नहीं करनी है। हाँ जी, और ये दूसरी बहुत ही ब्यूटीफुल आइकॉनिक बिल्डिंग आपने खैर टीवी में अक्सर देखी होगी, जब भी मार्केट क्रैश होता है ना तो इस बिल्डिंग के ऊपर पूरा इसको लाल रंग से पोत देते हैं और न्यूज़पेपर्स में, फिर आप टीवी मीडिया पे हर जगह उस तरीके की इमेजेस देखते हो। सो आई एम श्योर ये बिल्डिंग आपने जरूर देखी होगी। अच्छा यार, जब मैं कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग प्रीटी अर्ली व्हेन आई वाज एक्चुअली स्टडिंग। मैं एग्जीक्यूटिव भी पढ़ रहा था, इनफैक्ट जब सिक्योरिटीज मैंने पहली बार पढ़ा ना तो उस वक्त से आई हैव बीन एन इन्वेस्टर। सो इट वाज 2006 में मैंने मेरा एग्जीक्यूटिव बेसिकली क्लियर किया। सिंस देन आई हैव अ डीमैट अकाउंट, इट्स ऑलमोस्ट 14 इयर्स ऑफ हिस्ट्री नाउ, 14-15 इयर्स नाउ। 14 साल हो गए मेरे को इन्वेस्ट करते करते, एंड ऑल दिस वाइल यू नो, खैर हर्षद मेहता स्कैम जैसे अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया बिकॉज ऑफ द सीरीज, बट उस टाइम पे भी मैंने स्कैम के बारे में बहुत पढ़ा। और मैं वेन एवर आई वुड ट्रेवल टू बॉम्बे, इनफैक्ट एक बार मेरे को स्पेशली याद है, मैं सिर्फ बॉम्बे गया था बीएसई की बिल्डिंग देखने। इट इज सो ब्यूटीफुल, इट इज सो ब्यूटीफुल, मतलब इट्स लाइक टेम्पल फॉर मी। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, जिन्हें इन्वेस्ट करना बहुत पसंद है, उन्हें तो मजा आ जाता है। तो मैं एक्चुअली बस वो बिल्डिंग देखता रहता था, और एक वो जो इनोसेंट नादान सा थॉट होता है आपका इन योर यू नो इनिशियल ईयर्स ऑफ स्ट्रगल, वो हमेशा ये होता है कि यार someday will come, जब हर्षद मेहता के बाद या केतन पारिक के बाद अगर तीसरा कोई नाम होगा ना तो विकास वोरा होगा, और इस बिल्डिंग के आगे मेरे बड़े बड़े फोटो लगेंगे। तो एक बहुत ही इमेच्योर्ड, बहुत ही स्टूपिड थॉट था, बट दिस इज हाउ आई एक्चुअली स्टार्टेड माय ट्रेडिंग डेज। सो आज खैर उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, सो ये बीएसई की वो आइकॉनिक बिल्डिंग है, इसको थोड़ा सा एक पिक्चर में कैप्चर करना मुश्किल होता है। इट्स अ ब्यूटीफुल टॉल बिल्डिंग। व्हेन आई एक्चुअली बिकेम अ सीएस, जब तक सीएस नहीं बना था ना, मैं बिल्डिंग के बाहर था, और जब मैं एक्चुअली सीएस बन गया तब यू नो वन ऑफ माय फर्स्ट कंपनीज वेयर आई वाज एम्प्लॉयड, उसकी लिस्टिंग के लिए आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर द बीएसई एंड एनएसई बिल्डिंग, एंड ब्यूटीफुल।
आई एक्चुअली सॉ दैट ट्रेडिंग रिंग, जब एक जमाने में वहां पे वो ट्रेड फ्लोर होते थे ना, आपने जो मूवी में, खैर सीरीज में भी देखा होगा, वो सब इकट्ठे हो रहे हैं और सब लोग भाव लगा रहे हैं, वो ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे कुछ तो कर रहे हैं। तो आज हम लोग वो सारी चीजें उसके बारे में बात करते हैं कि वो ऐसे ऐसे का मतलब क्या होता है और ऐसे ऐसे का मतलब क्या होता है ना। सो लेट्स हियर ऑल दीज थिंग्स नाउ। अच्छा, बाय द वे, बिफोर आई गो हेड, एक बार जल्दी जल्दी से लेट्स हियर इट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, क्या आप सभी लोग जिंदा हैं? चलो जी। सो ये बीएसई और ये दूसरी इमेज जो आप देख रहे हो, खैर ये आपकी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की इमेज है। अगर आप टेक्नोलॉजी के टर्म्स में देखते हो तो एनएसई इज साइफाई, मतलब जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बिल्ड किया है, डेवलप किया है, इतना अच्छा टेक्नोलॉजी खैर आज बीएसई का भी नहीं है। अगर आप ब्यूटी की बात करते हो, दैट्स समथिंग विच इज वेरी वेरी लेटेस्ट, इज ऑब्वियसली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई स्टिल हैज दोस कन्वेंशनल थॉट्स। तो अगर आपको हिस्ट्री जाननी हो, हिस्ट्री समझनी हो, तो आई थिंक यू शुड विजिट बीएसई बिल्डिंग। इट्स ओपन फॉर आउटसाइडर्स ऑल्सो, आप डेफिनेटली वहां पर जाकर विजिट जरूर कर सकते हैं। हाँ, आपको ऊपर तक नहीं जाने देंगे, बट एटलीस्ट एक पॉइंट तक डेफिनेटली यस। या सो मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा ना ये सब सेंसेक्स वगैरह के बारे में बताता हूं जरा। मनी कंट्रोल, चलो भैया। हाँ, तो भाइयों बहनों, ये एड से हम लोग थोड़ा सा ऊपर आते हैं। हाँ जरा, यस या। सो अब ये थोड़ा सा इंडाइसेस के बारे में बात करता हूं। सो दिस इज बेसिकली मनी कंट्रोल का वेबसाइट है ना। हम लोग डायरेक्टली मूव करेंगे इंडियन इंडाइसेस के ऊपर, और मैं अब आपको जरा बताता हूं सेंसेक्स क्या होता है, उसके बेसिक्स थोड़े बहुत हम लोग बात करते हैं। या सो हियर वी आर, ये आपका लाइव मार्केट और ये आपका बीएसई दिख रहा है। चलिए, अभी मैं आपको ये खैर एक स्नैपशॉट के फॉर्म में बताता हूं जरा। जी सो अच्छा, बहुत ही ब्यूटी है यार। यू स्टार्टिंग विद ग्रीन, आई थिंक अ वेरी वेरी नाइस साइन। मतलब अगर मैं इन्वेस्टर होता तो इससे अच्छा साइन हम लोग कुछ नहीं मानते, दैट यू गोइंग ग्रीन। हाँ जी। सो अभी आप ये जो यहां पर देख रहे हो ना 44,588 है ना, ये जो नंबर आप देख रहे हो 44,588। अब जब लोग ये नंबर देखते हैं ना, तो बेसिकली उनको ऐसा लगता है कि सेंसेक्स, अगर मेरे को सेंसेक्स खरीदना हो तो एक सेंसेक्स मेरे को मिलेगा 44,000 रुपए में, 44,500 रुपीज में मेरे को एक सेंसेक्स मिल जाएगा, विच इज नॉट सो। अच्छा सर, सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स इज नथिंग बट एन इंडाइस। व्हेन आई से इंडाइस, इंडाइस मतलब क्या होता है? जो एक वैल्यू इंडिकेट करता है। इंडाइस मतलब क्या होता है? जो किसी वैल्यू को इंडिकेट करता है। अच्छा, अब जैसे बहुत सारी कंपनीज है जो आपके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, 5,500-6 हजार ऐसी कंपनीज है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। अब उन 5-6 हजार कंपनीज की एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू तो होनी चाहिए ना। आपको ये कैसे पता चलेगा? अब जैसे अब 2-3 स्टॉक्स लेते हैं, से फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर मैं कुछ स्टॉक्स का नाम लूं, सो ओके, या ये आपको दिख रहा होगा है ना, जो आप प्रेजेंट स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें एक्सट्रीम लेफ्ट साइड आपको यहां पर इन्फोसिस दिख रहा होगा, राइट। इन्फोसिस अगर आप देखते हो तो उसका करंट मार्केट प्राइस बेसिकली 1131 का है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप सेकंड टेबल देखते हो, सो सेकंड टेबल में आपको कोटक महिंद्रा दिख रहा है, जिसका प्राइस अभी 1868 का है ना। कोटक महिंद्रा इज डाउन 63 रुपीज है ना, -63 दिख रहा है। अच्छा, जबकि इन्फोसिस +108, जो भी चीज ग्रीन में दिखती है मतलब प्लस, जो भी चीज रेड में दिखती है मतलब माइनस, है ना। सो दो पहली चीजें आपको ध्यान रखनी है, एनीथिंग विच इज इन ग्रीन इज पॉजिटिव, एनीथिंग विच इज इन रेड इज नेगेटिव। सो आपको इन्फोसिस की वैल्यू 108 ग्रीन में दिख रही है, ऑन द कॉन्ट्ररी कोटक महिंद्रा आपको 63 माइनस दिख रहा है, रेड में दिख रहा है, मतलब वो माइनस है ना। मतलब क्या है कि भाई स्टॉक में जितने भी स्टॉक्स जो बीएसई पर लिस्टेड है, उसमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो ऊपर जाते हैं, कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो नीचे आते हैं। मतलब किसी की वैल्यू बढ़ जाती है एज कंपेयर टू देयर यस्टरडेज प्राइस, कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसकी वैल्यू कंपेरेटिवली कम हो जाती है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि ओवरऑल मार्केट
किस डायरेक्शन में जा रहा है, वेदर मार्केट इज पॉजिटिव, वेदर मार्केट इज नेगेटिव एज कंपेयर टू यस्टरडेज मार्केट, राइट। तो ये पता करने के लिए हम लोगों ने इंडाइस का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, राइट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडाइस बोलते हैं। इंडाइस मतलब जो एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू इंडिकेट करता है उसे हम लोग बोलते हैं इंडाइस। तो सेंसेक्स क्या है, सेंसेक्स इज नथिंग बट इंडाइस ऑफ बीएसई। सेंसेक्स क्या है, इट इज नथिंग बट इंडाइस ऑफ बीएसई। अच्छा, ये वर्ड सेंसेक्स कहां से आया, इट हैज इवॉल्व फ्रॉम दिस वर्ड कॉल्ड सेंसिटिविटी इंडेक्स। कहां से आया, सेंसिटिविटी इंडेक्स, मतलब जो चीज सेंसिटिव होती है। व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिटिव, जैसे अब फॉर एग्जांपल आप धूप में जाते हो, है ना, टेम्परेचर इज 50 डिग्रीज, आप जैसे ही धूप में जाते हो योर बॉडी स्टार्ट्स रिएक्टिंग, यू स्टार्ट स्वेटिंग, राइट। वही अगर आप ठंड में आ गए तो ठंड में पसीना तो नहीं आता, कुछ ऐसा ना कर रहे हो जैसे ठंड में पसीना है, तो ठंड में नॉर्मली पसीना आती है तो यू फील कोल्ड, राइट। सो यू वुड वांट टू वेयर समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी वार्म। तो आपकी बॉडी बेसिकली सेंसिटिव है, इट इज रिएक्टिंग टू एक्सटर्नल क्लाइमेटिक फैक्टर्स। लाइकवाइज जब कोई न्यूज आती है, किसी भी कंपनी के बारे में कोई न्यूज आती है, तो उस न्यूज के बेसिस पे उसके प्राइस में किसी तरीके का चेंज आता है, राइट। तो जो सेंसिटिविटी होती है प्राइजेस को लेकर, बस वहां से वर्ड आया सेंसेक्स, सेंसिटिविटी इंडेक्स इज सेंसेक्स, राइट। अच्छा, दूसरा निफ्टी, एक और वर्ड आपने सुना होगा, है ना, ये निफ्टी आपने एक और वर्ड सुना होगा। अच्छा, निफ्टी क्या होता है, ये निफ्टी सुना होगा। सो निफ्टी जैसे सेंसेक्स का इंडाइस है उसे हम बोलते हैं, सॉरी बीएसई का जो इंडाइस है उसे हम बोलते हैं सेंसेक्स, वैसे ही एनएसई का जो इंडाइस है उसे आप बोलते हैं निफ्टी। और ये वर्ड निफ्टी कहां से आया, दिस वर्ड हैज कम फ्रॉम दिस वर्ड कॉल्ड नेशनल 50। कहां से आया, नेशनल 50। तो एनएसई का जो बास्केट है, निफ्टी का जो बास्केट है, उसमें 50 स्टॉक्स है। निफ्टी का जो बास्केट है इसमें कितने स्टॉक्स है, 50 स्टॉक्स है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं सेंसेक्स की बात करता हूं, अगर मैं यहां पर सेंसेक्स की बात करता हूं, सेंसेक्स किसका इंडाइस है, इट इज एन इंडाइस ऑफ बीएसई, इसमें कितने स्टॉक्स हैं, 30 स्टॉक्स है। सर इसका यह मतलब है कि क्या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे सिर्फ 50 कंपनीज लिस्टेड है या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर सिर्फ 30 कंपनीज लिस्टेड है, नहीं, इन पे हजारों कंपनीज लिस्टेड है, इन दोनों पर हजारों कंपनीज लिस्टेड है। लेकिन अब हम लोग हर कंपनी के बेसिस पे तो सेंसेक्स और निफ्टी को मूव नहीं कर सकते। तो बेसिकली जितनी भी एक्सचेंज की अथॉरिटीज थी, इन एक्सचेंज की अथॉरिटीज ने क्या किया, उन सभी कंपनीज को जो कंपनीज लीड करती है, मतलब जो टॉप मोस्ट कंपनीज है भारत की, जो टॉप मोस्ट कंट्रीज है इंडिया की, उनका जो सेक्टरल कंट्रीब्यूशन होता है, टू इंडियन इकोनॉमी, उसके बेसिस पे हम लोगों ने हर सेक्टर की बेस्ट कंपनी को आइडेंटिफाई किया, अब जैसे मैं आपसे पूछता हूं, मुझे कुछ बेस्ट बैंकिंग कंपनीज के नाम बताओ, मुझे कुछ सबसे बढ़िया बैंकिंग कंपनीज के नाम बताओ, जल्दी जल्दी से फटाफट मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बताना कि सबसे बढ़िया बैंकिंग कंपनीज कौन सी है जो आप जानते हैं, आपने सुना है जिनके बारे में। हाँ जी, लेट्स हियर इट। तो ये जितनी भी टॉप कंपनीज है हर अलग अलग सेक्टर की, फाइनेंशियल सर्विसेज है, बैंकिंग है, उसके बाद ऑयल एंड गैस है, उसके बाद ऑटोमोबाइल्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, एफएमसीजी है, रिटेल है, रियल एस्टेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जितने भी बड़े बड़े सेक्टर्स है। सर इतने भारी भारी नाम ले रहे हो सर, एक भी सुन के ही समझ में नहीं आ रहा सर क्या बोल रहे हो, चिंता मत करना, ये सारी की सारी चीजें ही अपने को सब्जेक्ट में पढ़नी है। हाँ जी, ओके, वी गॉट सम नेम्स, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, वेरी नाइस, परफेक्ट, कोटक, बहुत बढ़िया यार। बस आई थिंक दैट्स ऑल। ये जो कंपनीज के नाम लिए ना आपने, ये निफ्टी के बास्केट में आपको मिल जाएगी, जो भी आपने 3-4 कंपनीज के नाम लिए, सभी कंपनीज आपको निफ्टी के बास्केट में मिल जाएगी। अच्छा, आई होप नो वन सेज यस बैंक। यस के नाम पे सिर्फ एकेडमी ठीक है, बाकी तो सब गड़बड़ है भाई। ओके, बहुत बढ़िया। आरबीआई, प्लीज, आरबीआई इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी। ओके, नाइस, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, सो ये जो आपने टॉप कंपनीज निकाली अलग अलग सेक्टर्स की, इन सभी कंपनीज को हम लोगों ने एक बास्केट में डाला, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एनएससी का बास्केट बनाना है, तो एनएससी के बास्केट में मेरे को कितनी कंपनीज चाहिए, एनएससी के बास्केट में मेरे को 50 कंपनीज चाहिए। तो मैंने क्या किया, अलग अलग सेक्टर्स निकाले, बैंकिंग हो गया, उसके बाद से फॉर एग्जांपल ऑयल हो गया, उसके बाद से रिटेल हो गया। अच्छा, एक सेक्टर जो भी बहुत ज्यादा न्यूज में इस फार्मा, है ना। तो ये आपने अलग अलग सेक्टर्स निकाले, ऐसे 14 सेक्टर्स को हम लोग पेन डाउन करते हैं। खैर वो भी मैं सेक्टर्स पे बाद में आऊंगा, अभी अब स्टार्ट उससे करूंगा तो आप थोड़ा घबरा जाओगे। तो ये अलग अलग सेक्टर्स की मैंने कंपनीज निकाली और उन सभी कंपनीज को मैंने इस बास्केट के अंदर डाल दिया। अब निफ्टी किसके बेसिस पे मूव होता है, निफ्टी मूव होता है सिर्फ इन 50 कंपनीज के प्राइसेस के बेसिस पर। किसके बेसिस पे मूव होता है, इन 50 कंपनीज के प्राइसेस के बेसिस पे मूव होता है। लाइकवाइज सेंसेक्स कितनी कंपनीज के प्राइसेस के बेसिस पे मूव होता है, 30। सो निफ्टी 50
एंड सेंसेक्स 30। सो अभी अच्छा ये कैसे मूव होता है, बढ़ता कैसे गिरता कैसे, वो सब बताना है मेरे को। अभी आप सिर्फ एक एक स्टेप बाय स्टेप जाते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ी है, बीएसई के इंडाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, बीएसई के इंडाइस को हम लोग बोलते हैं सेंसेक्स, एनएसई के इंडाइस को हम लोग बोलते हैं निफ्टी। बीएसई में कितनी कंपनीज है 30, एनएसई में कितनी कंपनीज है 50। मतलब सेंसेक्स में कितनी कंपनीज है 30, सेंसेक्स का जो बास्केट इट कंप्राइजेस ऑफ 30 स्टॉक्स, विज निफ्टी कंप्राइजेस ऑफ 50 स्टॉक्स। बस ये दो चीजें अभी तक आपको यहां पर ध्यान रखनी है। आरबीआई ट्रेड नहीं करता, नहीं 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 सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बकेट बास्केट इन एनएसई, जी जी वो सब बताता हूं आपको। चलो आई होप यहां तक सब लोग मेरे साथ में। सो दो इंडाइसेस हम लोगों ने पढ़े, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। There are only two countries in the world. There are only two countries in the world which have two stock exchanges. First, US, NYSE, Nasdaq, and second is India. India has NSE and BSE. बाकी हर देश का एक स्टॉक एक्सचेंज है, अपने यहां पर दो स्टॉक एक्सचेंज है। सर ऐसा क्यों, हमारे यहाँ पे दो एक्सचेंजेस क्यों है? ऑल थैंक्स टू हर्षद मेहता। हर्षद मेहता स्कैम की वजह से ही भारत में बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना। अदरवाइज हिस्टोरिकली आप देखते हो तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सबसे पुरानी हिस्ट्री है, उसका जो मतलब डेप्थ है वो मार्केट में आज भी सबसे ज्यादा है। एंड इट इज द एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज अगर एशिया में कोई है दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब मैं हल्का सा आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री बताता हूं, हर्षद मेहता स्कैम क्यों आया उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं, और एनएसई किस तरीके से बेसिकली फॉर्म हुआ था उसके बारे में हल्का सा बताता हूं। सुनना आप जरा ध्यान से, उसके बाद फिर हम लोग ये थोड़ा एनएसई बीएसई टिकर क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, अगर आप बीएसई की हिस्ट्री देखने जाओगे तो बीएसई एक्चुअली वाज इन 1850, 1850 में। मतलब आप आज की रेट के हिसाब से देखते हो करीब 170 साल पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, राइट। बट उस वक्त जो ट्रेड होता था ना, अभी ब्रिटिशर्स का जमाना हो गया 1850, मतलब वेरी ओल्ड, राइट। सो ब्रिटिशर्स का टाइम हो गया। अब उस वक्त जो ट्रेड होता था ना वो सारे के सारे फिजिकल फॉर्म में ट्रेड होते थे, है ना। भाव कॉपी होती थी, सौदा कॉपी होती थी। आपने अगर वो मूवी देखी होगी ना तो उसमें आपने पिंक स्लिप्स देखी होगी, राइट। वो जब हर्षद मेहता वो ब्रोकर के ऑफिस में जाता है जहां पे उसका फर्स्ट जॉब रहता है, वहां पे वो पिंक स्लिप रहता है एंड ही लूजेस ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। वो पहले ही दिन उसको उसके बॉस से डांट पड़ती है, तो उसको भाव कॉपी सौदा कॉपी बोलते थे हम लोग। तो पहले सारी ट्रेडिंग ना फिजिकल फॉर्म में होती थी। अब जैसे आप ये बोलते हो ना कि ऑल ग्रेट थॉट्स started under a banyan tree, right? या all great stories started under a banyan tree। फिर आप बुद्ध की बात करना, आप महावीर की बात करना, तो जैसे बुद्ध और महावीर की जो लेगेसी थी दैट स्टार्टेड अंडर अ बनियन ट्री। बेसिकली उनको जो स्टेज ऑफ निर्वाणा मिला था दैट स्टार्टेड अंडर अ बनियन ट्री। बस वैसे ही बीएसई की शुरुआत हुई। नॉट दैट दिस इज द स्टेज ऑफ निर्वाणा, दिस इज एग्जैक्ट ऑपोजिट टू निर्वाणा। मतलब निर्वाणा इज ऑल अबाउट पीस एंड विथ एक्सचेंजेस यू कैन नेवर बी एट पीस। तो बिल्कुल कंप्लीट ऑपोजिट है। बट बीएसई ऑल्सो स्टार्टेड लाइक दिस, राइट। अगर आप उसकी भी हिस्ट्री पढ़ते हो तो इट ऑल्सो स्टार्टेड अंडर अ ट्री, जहां पे 5 ब्रोकर्स थे इनिशियली। उन 5 ब्रोकर्स ने मिलकर एक पेड़ के नीचे इकट्ठे होते थे और वहां पर ये लोग मिलकर हर कंपनी के स्टॉक प्राइसेस के ऊपर स्पेकुलेट करते थे, उसको बाय सेल करते थे, राइट। तो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। फिर अगेन जहां जहां लोग बढ़ते गए, उनकी कम्युनिटी बढ़ती गई, तो उन्होंने अपने लोकेशंस नए 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 बॉम्बे में चेंज करते गए। एंड इट वाज इन द ईयर 1875, 74-75 में पहली बार ऐसा हुआ जहां पर उन्होंने अपना एक फॉर्मल प्लेस, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर डिसाइड किया। एंड द प्लेस वाज where the present structure or the present building of Bombay Stock Exchange is, right, जिसको अब हम लोग दलाल स्ट्रीट बोलते हैं। उसका नाम ओरिजिनली दलाल स्ट्रीट नहीं था, वो बिकॉज वहां पे सारे ब्रोकर्स आने लगे, वहां पर सब स्टॉक्स की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई उस एरिया में। सो उस एरिया का नाम, उस रोड का नाम बेसिकली अब दलाल स्ट्रीट हो गया। सो ये बिल्कुल जो कहां से स्टार्ट हुआ वो वाली बात थी। अच्छा, अब आप बीएसई की बिल्डिंग के बारे में हल्का सा मैं बात करता हूं। सो उस वक्त बीएसई के जो चेयरमैन थे, हिज नेम वाज basically Firoz Jamshed जी बॉय, राइट। सो दैट वाज द नेम ऑफ द चेयरमैन जब बीएसई की बिल्डिंग बनना स्टार्ट हुई थी। 70s में उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ एंड इट टुक देम 10 years टू कंप्लीट द एंटायर दैट आइकॉनिक बिल्डिंग। 1980 में हम लोगों ने उस बिल्डिंग को फॉर्मली नेम दिया इन द नेम ऑफ द एक्स चेयरमैन। मतलब अगर आप बिल्डिंग का नाम देखते हो तो इट इज स्टिल फिरोज जमशेद जी बॉय। सो दैट्स बेसिकली पारसी गाय। उनके नाम पर हम लोगों ने इस बिल्डिंग का नाम रख दिया। सो बीएसई की बिल्डिंग आज भी फिरोज जी बॉय के नाम से है, और उस स्ट्रीट को जहां पर ये बिल्डिंग है उस स्ट्रीट को हम लोग दलाल स्ट्रीट बोलते हैं। अब धीरे 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 इंडिया में स्टॉक्स की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, कैपिटल मार्केट थोड़ा सा स्ट्रांग होने लगा। और ये सब चीजें कब बढ़ती है, कब ये इतनी पॉपुलर होती है, जब हम लोग ये सुनते हैं कि यार इस आदमी ने ना स्टॉक्स में इतना कमाया। अभी जैसे एक बहुत रीसेंट चैप्टर जो आप सुनते रहते हो अपने आसपास, वो आप सुनते होंगे अबाउट बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, राइट। लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली टॉक अबाउट इट, नो वन अंडरस्टैंड्स। आई हैव सम क्रिप्टोस, मेरे पास कुछ बिटकॉइंस रखे हुए हैं। हम लोगों ने इनफैक्ट अपने यहाँ पे जितने भी लोग हैं हम लोगों ने सबने साथ में ही खैर आसपास ही बिटकॉइंस खरीदे थे। तो अब जब
इनिशियल प्राइस मैंने बिटकॉइन का, अब आप सुनना, देखो आपका इंटरेस्ट कैसे आएगा अपने आप, हाँ बस आप सिर्फ ही इतना सा एक अर्क सुनना है इसका। मैं जैसे ही बोलता हूं बिटकॉइन, लोगों को इमीडिएटली लगता है कि यार आज बिटकॉइन की प्राइस कितनी है, 14.5 लाख करीब, 1450 1470 का एक बिटकॉइन है, 14.5 लाख का एक बिटकॉइन है। तो कोई मुझसे पूछता है कि यार बिटकॉइन कितने में खरीदा। अब मैं इमीडिएटली बोलता हूं द फर्स्ट बिटकॉइन विच आई परचेस्ड इन माई लाइफ वॉज फॉर 55,000, 55,000 रुपए का बिटकॉइन खरीदा। इंसान इमीडिएटली कैलकुलेटिव हो जाता है, इमीडिएटली कैलकुलेशन करना स्टार्ट करता है कि कैसा आदमी है, 55,000 रुपए पे बिटकॉइन खरीदा, आज उसकी कीमत 14.5 लाख रुपए की, मतलब 14 लाख रुपए एक बिटकॉइन के ऊपर प्रॉफिट। अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कितने साल पहले खरीदा था। तो एक नॉर्मल इंट्यूशन क्या होता है यार, 14 लाख रुपए अगर एक करेंसी के ऊपर आपको मिल रहा है, मतलब बहुत पुराना खरीदा होगा, 20-25 साल पहले, इतनी तो मेरी उम्र भी नहीं है। तो कब खरीदा मैंने, 3 साल पहले खरीदा। अब इंसान को लगता है साला 3 साल में कोई चीज इतनी कैसे बढ़ सकती, कि 55,000 की चीज आपकी 14.5 लाख रुपए की हो गई। और बस यहां से हम लोग फिर वो कैलकुलेशंस अपने दिमाग में स्टार्ट करते हैं, है ना, और यहां से इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, फिर इमीडिएटली आई एम श्योर यहां पे आपके मन में नेक्स्ट क्वेश्चन ये चल रहा होगा कि सर ये बताओ कितने बिटकॉइन है आपके पास। क्यों कितने बिटकॉइन पूछते हो, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कि इस आदमी के पास है कितना। यहां पे यूट्यूब पे हम लोग को एड़ा बना बना के कितने बिटकॉइन इकट्ठे करके बैठा हुआ है। तो अब मैं वो तो आपको ऑब्वियसली कभी नहीं बताऊंगा मेरे पास कितने बिटकॉइंस है ना, बट ये नॉर्मल इंट्यूटिव क्वेश्चंस होते कि 55,000 की चीज आज 14.5 लाख रुपए की हो गई। तो यहां से आपका इंटरेस्ट आना स्टार्ट होता है, राइट। लाइकवाइज अब जैसे स्टॉक्स की मैं बात करता हूं, तो स्टॉक्स में भी जो पहली बार लोगों का इंटरेस्ट आया ना, वो इसी चीज से आया जब कुछ स्टॉक्स की वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा अमेजिंग तरीके से बढ़ने लगी, एंड दैट्स व्हेन इट एक्चुअली टुक और बेसिकली drew the attention of all the investors or the potential investors who were always willing to or wanting to invest in the stock market. So हमेशा पहला रिएक्शन, पहला इंट्यूशन कहां से आता है, इसी तरीके के प्रॉफिट से आता है ना। अच्छा, what about KC? Are you talking about कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज? अपने यहाँ पे और बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं। कोलकाता हैज अ स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली हैज अ स्टॉक एक्सचेंज, वडोदरा है, पुणे है, इंदौर है, ये सब जगह स्टॉक है, बट ये सब रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, सब बंद हो गए आज की डेट में। ओके, कैन वन कंपनी बी लिस्टेड इन बोथ? हाँ जी, मैं ये सब चीजों के बारे में आंसर करूंगा, आपको चिंता मत करो। या सो ऐसे तो आप मर्सिडीज ले लोगे। जी सर, जरूर। चलिए, सो हाँ जी, आगे अब देखते हैं थोड़ा सा। कम बैक टू द स्क्रीन अगेन। यस, okay, very nice. So I like this question. Someone very innocently asks, sir, what is Bitcoin? बहुत बढ़िया। तो बात करते हैं हम लोग बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं। अभी थोड़ा हम लोग शेयर स्टॉक्स के बारे में देखते हैं, समझते हैं, फिर हम लोग बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे। अच्छा, अब कुछ स्टॉक्स है ना, जस्ट टू गेट योर इंटरेस्ट है ना, मैं आपको बताता हूं कि व्हेन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग दैट वाज वे बैक इन 2006 2007, और जब मैंने तब ट्रेड करना स्टार्ट किया तो खैर बहुत ज्यादा सेंस ऑफ इन्वेस्टिंग मेरे अंदर था ही नहीं। और जितने भी इन्वेस्टर्स आपको लाइफ में मिलेंगे ना, एवरीवन वुड वांट टू मेक शॉर्ट मनी, मतलब मनी इन द क्विकेस्ट टर्म पॉसिबल, राइट। तो वो कीड़ा होता है, और वो जब व्हेन यू आर इन योर 17s and 18s and 19s, राइट, देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ जोश। उस वक्त दिमाग होता ही नहीं लोगों के पास। आई एम सॉरी, मतलब ऐसा मैं आपके इंटेलिजेंस को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मैं इन्वेस्टर्स वाले माइंड की बात कर रहा हूं। तो मैं उस वक्त कुछ ज्यादा ही जोश में रहता है, मेरे को ऐसा लगता था आई थिंक द इजीएस्ट थिंग ऑन दिस प्लेनेट इज टू अर्न मनी, मतलब सबसे आसान काम ये होता है। और स्टूडेंट लाइफ में अगर कहीं ऐसा हो जाए कि कोई आपका सेकेंडरी सोर्स डेवलप हो जाए जिससे आप दबा के पैसा कमा रहे हो, तो यू हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ लाइफ स्टाइल विच यू कैन एक्चुअली लिव एंड एंजॉय, राइट। यू कैन इंप्रेस पीपल अराउंड यू, पर्टिकुलरली गर्ल्स। सो बस वो सोच के मैंने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। अब ट्रेड करने का ना सिर्फ मुझे एक ही फायदा मिला आज तक, जो मैं अभी भी रिकग्नाइज करता हूं, रियलाइज करता हूं, पीपल अप्रिशिएट कि भाई इसको मार्केट के बारे में सब कुछ पता है, बस बाकी उसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा अगर कुछ हाथ लगा तो लॉस। बट देवर फ्यू स्टॉक्स, देवर फ्यू स्टॉक्स जो मैंने उस वक्त खरीदे थे, उस टाइम पीरियड में, उस फेज में खरीदे थे, जो मेरे पास आज भी रखे हुए हैं, और आप उनकी अब हिस्टोरिक वैल्यू देखोगे ना तो इट इज क्रेजी। जब भी मैं हिस्टोरिक रिटर्न्स की बात करता हूं ना, पहला स्टॉक बाय डिफॉल्ट जो मेरे दिमाग में आता है, मेरे जहन में आता है, हैज ऑलवेज बिन Bajaj Finance. One of my favorites, one of the best stocks I have ever invested in. Unfortunately, very unfortunately, जब ये कोविड वाली सिचुएशन आई ना, तब मार्केट क्रैश स्टार्ट हुआ। जब सेंसेक्स 40 to 43,000 पॉइंट्स पे था, वहां से मार्केट टुका एक्चुअली नोज डाइव, और धीरे धीरे मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ। अब जब मार्केट उस वक्त गिरा
तो वो गिरते 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 30,000 के लेवल पे आ गया। तो जब वो 36,000 के सेंसेक्स लेवल पे आया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक इट्स द बेस्ट टाइम टू क्विट, बिकॉज इतना नेगेटिव हो गया था तब सब कुछ। आप इंटरनेशनल मार्केट्स नेगेटिव, सिर्फ गोल्ड ऐसी चीज थी जो पॉजिटिव थी, बाकी सब नेगेटिव था। करेंसीज नेगेटिव, इंडियन स्टॉक मार्केट नेगेटिव, सेंटिमेंट्स नेगेटिव, आशाएं नेगेटिव, होप्स नेगेटिव, मतलब। और दूसरी कोई चीज अगर पॉजिटिव थी तो वो फियर था, लोगों के मन में डर था। तो मेरे को लगा जब इतना नेगेटिव सेंटिमेंट्स है ना, तो मुझे नहीं लगता मार्केट सस्टेन कर पाएगा, गंदे तरीके से क्रैश होगा। आई सोल्ड ऑल माई स्टॉक्स। मतलब ये मानना, मैंने रुपए में 15 पैसे के स्टॉक्स रखे होंगे, बाकी 85 पैसे के स्टॉक्स मैंने सेल कर दिए। एंड तब मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती ये होगी, आई ऑल्सो सोल्ड दो स्टॉक्स जो मैंने 8-8 साल 10-10 साल से होल्ड किए हुए थे, आई सोल्ड देम ऑल्सो। और तब मैंने बजाज फाइनेंस सेल किया, 3600 रुपीज पे सेल किया। अब बजाज फाइनेंस ने इन 10-12 सालों में बोनस दिया, स्टॉक स्प्लिट हुआ, बोनस दिया, स्टॉक स्प्लिट हुआ, डिविडेंड तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मतलब आप उसकी अगर आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालने जाओगे, 3600 इंटू 10 इज 36,000 इंटू 5, 36,000 इंटू 5 इज 1,80,000 रुपीज। या मतलब आप ये मानना कि 10-11 साल पहले वो स्टॉक मैंने 800 रुपए पे खरीदा था। ये मेरी ओरिजिनल एक्विजिशन प्राइस है 800 रुपए की। 800 रुपए की चीज, उसकी अगर आप आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो, मैं एक शेयर की, जो बोनस और स्प्लिट आता है तो स्टॉक मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब वो डिवाइड होता है। तो जब मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूं, उसे कंपाउंड करता हूं, तो उसकी कीमत 1,80,000 रुपए थी। 800 रुपए की चीज 1,80,000 रुपए की हो गई। आई सोल्ड इट। अब क्यों बेचा मैंने, भगवान जाने। अच्छा, बेचने के बाद सर और गिर गया, गिरा। जब गिरा तो मुझे ऐसा लगा कि अब खरीद लेना चाहिए, बट फिर मेरे मन में और थोड़ा लालच आ गया, मुझे लगा कि और गिरेगा। और वो और गिरने के बजाय वहां से जो बढ़ना स्टार्ट हुआ, इट वेंट टिल 1800 और बढ़ते 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 47-4800 पे वापस आ गया। नाउ आई सोल्ड इट फॉर 3600। आज 4800 का, मेरी हिम्मत ही नहीं इसको वापस से खरीदने की, बट आई विल बाय इट समडे, डेफिनेटली आई विल डू दैट। थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन आना, आई बाय इट अगेन। अच्छा, ओके, और क्या बोल रहे भाई, विजय केडिया से मिले हो क्या? नहीं सर, नेवर। इज बिटकॉइन ट्रेडिंग लीगल इन इंडिया? एज ऑफ नाउ येस, बट देयर विल बी सर्टेन रेगुलेशंस व्हिच विल कम फॉर इट नाउ। डीप वेब में ट्रेड करते हो सर? अरे नहीं सर, हल्का फुल्का करता हूँ सर। आई एम ट्राइंग टू कॉल इन योर ऑफिस। करण, मेरे को कॉल कर लेना भाई लेक्चर के बाद, मैं तेरी सारी समस्याएं दूर कर दूंगा। अभी भी चेंज हो रहा है, ऐसा क्यों? मैम लाइव चल रहा है ना मार्केट जी। सो अब थोड़ा सा अपन लोग ये जरा सेंसेक्स की बात करते हैं। हाँ जी, सो सेंसेक्स क्या है? अभी ये एक इंडाइस है। अभी आई होप आपको ये एक वर्ड का मतलब समझ में आ गया कि सेंसेक्स क्या, इट इज नथिंग बट एन इंडाइस। क्या होता है? एक इंडाइस होता है। अच्छा, ये इंडाइस की वैल्यू सर 44,000 ही क्यों है? इसकी वैल्यू 50,000 क्यों नहीं? इसकी वैल्यू 60,000 क्यों नहीं है? इसकी वैल्यू 20,000 क्यों नहीं? इसकी वैल्यू आज 44,000 ही क्यों है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ये बहुत बढ़िया इकोनॉमिक्स अब मैं आपको समझा रहा हूं, इसको समझना मस्त तरीके से। बिटकॉइन, बिटकॉइन मैं बताता हूं यार, है ना, थोड़ा सा वील जस्ट होल्ड ऑन टू इट, बिकॉज मेरे को पता ही था कि जब मैं ये प्रॉफिट की बात करता हूं ना, तो जैसे ही प्रॉफिट की बात करो ना, दूसरा क्वेश्चन यही आता है कि सर प्रॉफिट मिला तो किससे मिला? मैं बोला बिटकॉइन से। सर बिटकॉइन क्या है? ये नेक्स्ट इमीडिएट क्वेश्चन होता है। सो सुनैना जी, आप भी कॉल कर लीजिए, आपसे भी बात कर लूंगा। सो इन्वेस्टर्स लाइक राकेश अंकल टिप्स देते हैं क्या? जी सर देते हैं, बट वो टिप तब देते हैं व्हेन ही सेलिंग। और यही 90% भारत की मूर्ख जनता करती है। जब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बेचते हैं ना, तब हम लोग खरीदना स्टार्ट करते हैं। वो चलती गाड़ी में चलने में सबको ज्यादा मजा आता है, और बस दैट्स वेयर यू एक्चुअली लूज योर मनी। खैर, अब ये बताता हूं आपको सब मार्केट ट्रिक्स क्या होती है। अच्छा, अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली डू दिस। हाँ, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और न्यूज़पेपर पढ़ के इन्वेस्ट कर देते हैं। और जब हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम लोग कौन सा न्यूज़पेपर? जो थोड़े से फ्लैशी और जो थोड़े से क्लासी और जो थोड़े से स्टैंडर्ड लोग होते हैं ना इन्वेस्ट करने वाले, वो इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं, बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि बिकॉज वो इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ रहे हैं और बाकी जो छपरी लोग हैं उनके आसपास वो सब नई दुनिया और दैनिक भास्कर पढ़ रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो प्रिविलेज्ड न्यूज है कि ये स्टॉक बढ़ने वाला है। कि से फॉर एग्जांपल मार्केट में न्यूज आती है, से फॉर एग्जांपल एक न्यूज आती है कि कौन सा स्टॉक, से फॉर एग्जांपल रिलायंस। रिलायंस का करंट मार्केट प्राइस आप देखते हो करीब करीब 1930-1960 रुपए का है। ये इसका करंट मार्केट प्राइस है, सीएमपी इज करंट मार्केट प्राइस। अच्छा, मार्केट में एक न्यूज आती है कि जो अभी इतना सारा रिलायंस फंड रेजिंग कर रहा है फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर्स अक्रॉस द ग्लोब, उसकी वजह से रिलायंस का प्राइस बढ़ के 3 महीने के अंदर 3,000 रुपए होगा। आपने न्यूज पढ़ी भी इकोनॉमिक टाइम्स में, जैसे आपने न्यूज पढ़ी आप बड़े एक्साइट हो गए कि पूरी दुनिया को तो पता ही नहीं है, सिर्फ मैंने न्यूज पढ़ी तो मुझे पता है कि आज आरआईएल का प्राइस 1930 है और इसका प्राइस बढ़ के कितना होने वाला है? 3,000 रुपए होने वाला है। आपने लेफ्ट देखा ना राइट, और जाके आपने रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए। अच्छा, अब रिलायंस के शेयर्स तो खरीद लिए आपने, अब कहां पर पढ़ा आपने? पेपर में पढ़ा। अच्छा, कोई चीज अगर पेपर में है,
मतलब इट इज प्रिज्यूम्ड कि पूरी दुनिया को पता है। ऐसा तो नहीं है कि वो पेपर सिर्फ आपके पास आता है, क्लासिफाइड है, सिर्फ आपके पास, पूरी दुनिया के पास आता है। तो सब समझदारों ने क्या किया है, सभी समझदारों ने यही काम किया कि जैसे ही उन्होंने ये न्यूज पढ़ी, जैसे ही उन्होंने ये न्यूज पढ़ी, इमीडिएटली दे वेंट ऑन टू बाय द शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब क्या होता है, सी मैं सपोज एक इन्वेस्टर हूं, मेरे को पहले से, और मैं बड़ा इन्वेस्टर हूं, ठीक है, मैं मुकेश अंबानी को पर्सनली जानता हूं, या फिर मैं बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हूं, मैं बहुत बड़ा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हूं। मेरे को पता था कि रिलायंस कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिसकी वजह से उसके स्टॉक प्राइसेस बढ़ेंगे। मेरे पास कोई इनसाइडर न्यूज थी, कंपनी की कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी। मतलब जब रिलायंस 1200 रुपए का था ना, तब मैं कौन हूं, मैं कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हूं, ठीक है, मैं एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हूं, और मेरे पास क्योंकि इनसाइडर न्यूज थी कि रिलायंस ही करने वाला है, तो मैंने उसके पहले से ही शेयर्स कितने में खरीद लिए थे, 1200 रुपए में। कितने में खरीद लिए, 1200 रुपए में। नाउ जब स्टॉक 1900 रुपए का हुआ ना, आई मेड वेरी डिसेंट गेन्स, मैंने ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा, इसके ऊपर 60% प्रॉफिट कमा लिया, राइट। तो मैंने मार्केट में मेरे सोर्सेस के थ्रू वाया एक न्यूज एनालिस्ट होते हैं, फिर रिसर्चर्स होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं जो स्पेकुलेट करते हैं, जो आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। मैंने मार्केट में एक न्यूज रिलीज कर दी कि रिलायंस का प्राइस अब बढ़ के 3000 रुपए होने वाला है। कितना होगा, 3000 रुपए। मैंने स्टॉक कितने में खरीदा था, 1200 रुपए में। मैं कौन हूं, कंपनी का इंसाइडर हूं, जिसके पास कंपनी की इनसाइड इन्फॉर्मेशन आ जाती है। मैंने स्टॉक ऑलरेडी 1200 में खरीद लिया। अब मैंने मार्केट में न्यूज स्प्रेड कर दी, जब वो स्टॉक 1930 का था, तब मैंने न्यूज मार्केट में स्प्रेड कर दी कि भाई स्टॉक प्राइस बढ़ने वाला है, इट इज गोइंग टू क्रैश, और 3000 रुपए का स्टॉक प्राइस हो जाएगा। तो जैसे ही लोग ये सुनते हैं कि 1900 की चीज 3000 रुपए की हो जाएगी, पीपल टेंड टू बाय, सब लोग खरीदना स्टार्ट करते हैं। और जब ये लोग खरीदना स्टार्ट करते हैं, जब आम आदमी, या इसमें हम लोग बोलते हैं आम इन्वेस्टर, हमारे आपके जैसे लोग, अगर ये लोग खरीदना स्टार्ट करते हैं, तो डिमांड बढ़ती है मार्केट में, डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है, और जब डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ता है, तो ये जो इन्वेस्टर ऑलरेडी उसको 1200 रुपए में लेके बैठा था, ही स्टार्ट सेलिंग, ये उन शेयर्स को बेचना स्टार्ट कर देता है, ये उन शेयर्स को बेचना स्टार्ट कर देता है। अब इसने बेचा, तो इसने तो क्या किया, 1200 की चीज कितने में बेच दी, 1930 रुपए में, मतलब 730 रुपीज पर शेयर का इसने प्रॉफिट कमा लिया। और अब बेचारे गरीब लोग ये खरीदना स्टार्ट करते हैं। तो जब ये लोग खरीद रहे हैं, तब जिस बड़े इन्वेस्टर को प्रॉफिट करना था, वो तो ऑलरेडी कर चुका है। तो मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात यह है कि जब हम लोग ये करते हैं ना कि पेपर पढ़ के और हम लोग किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, इट्स द लास्ट थिंग यू शुड डू। मतलब कभी भी लाइफ में गलती मत करना। पहला लेक्चर है, सबसे बड़ा ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं, जो मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, पेपर पढ़ते हैं और पेपर पढ़ के बेसिस पेपर की न्यूज जो होती है वो पढ़ के हम लोग मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। नेवर डू दैट, मतलब नेवर कमिट द मिस्टेक ऑफ डूइंग दैट। आई डिड दैट इन माय इनिशियल ईयर्स। अब जो गलती मैंने की वो एटलीस्ट आप तो मत करना, मतलब गॉन आर द डेज व्हेन पीपल यूज्ड टू learn from their mistakes. Now the time is such that you actually learn from others' mistakes and not commit the same. तो अब वो जमाना सही में चला गया कि आप पहले गलती करो, फिर सीखो, फिर उसके बाद आप एक्ट करो। दूसरे ने गलती की, आप मत करो। सो पहला मेरा जो ज्ञान है, हमेशा ध्यान रखना इस चीज को, न्यूज़पेपर के बेसिस पे कभी भी इन्वेस्ट मत करना। अगर आपने सिक्योरिटीज की एक नोटबुक बनाई है तो उसमें प्लीज फर्स्ट पेज पे बड़े बड़े अक्षरों में कैपिटल, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक्स करके उसको लिख लेना। मार्केट की न्यूज पढ़ के, न्यूज़पेपर पढ़ के कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है ना। ये पहली चीज है, आप इसको हमेशा ध्यान रखना। इनसाइडर ट्रेडिंग मैक्स, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में। इज इनसाइडर न्यूज गुड और बैड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी टू बी स्प्रेड? वेरी बैड सर, बट गुड फॉर द इन्वेस्टर्स हु हैव इट। तो सर क्या करना चाहिए? बस उसी चीज के तो मैं पैसे ले रहा हूं ना, वो तुमको पढ़ाऊंगा पूरे बैच में कि क्या करना चाहिए। हाँ जी, सो पहली चीज, मार्केट न्यूज पढ़ के हमको कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है। अच्छा ना, वापस से अब जरा इधर आना है एक बार टेबल पे। हाँ जी, तो ये जो सेंसेक्स की अभी आपको 44,000 की वैल्यू दिख रही है, द सेंसेक्स इज अप ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स, 500 पॉइंट्स से ऊपर है। अब ये क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस नाउ। हाँ जी, सुनना जरा। अब जब सेंसेक्स पहली बार स्टार्ट हुआ था, ओके, सो मैं आपको ये बता रहा हूं 1979 की बात। कब की बात बता रहा हूं? 1979। तो जैसे आप मैथ में करते थे ना कि जब भी कोई क्वेश्चन अपने को आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ एक्स, सबसे घटिया क्वेश्चन अगर मैथ में कोई आता था ना, वही आता था कि आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ एक्स, और अपने को पता ही नहीं होता अपने लिए एक्स मतलब एक्स ही जो गुजर गई, जो चली गई है ना, तो वही एक्स समझ में आता था। और तब हम लोग क्या करते थे, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग अज्यूम कर लेते थे कि एक्स की वैल्यू है 100, है ना, यही करते थे आप, उसकी वैल्यू अज्यूम कर लेते थे कि एक्स की वैल्यू कितनी है 100, और बस वहां से हम लोग सारे कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते थे। तो सेम थिंग 1979 में जब बेसिकली एक्सचेंज को या एक्सचेंज के बोर्ड को या उस वक्त के ब्रोकर्स को ये रियलाइज हुआ कि एक बहुत स्ट्रांग इंडाइस की जरूरत है इन्वेस्टर्स को, लोगों को ये बताने के लिए कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। इज द मार्केट गोइंग अप
और इज इट गोइंग डाउन, राइट? ये आइडेंटिफाई करने के लिए 1979 में उन्होंने सेंसेक्स की वैल्यू को पहली बार वैल्यू किया एट 100। कितने पे वैल्यू किया? 100। ओके, अच्छा, अब 100 ही क्यों? आप उसको 500 कर लेते, आप उसको 1000 कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने बेस वैल्यू उसको 100 एज्यूम किया। अब आप कौन से साल में हो? आप बैठे हो 2020 में। आप कहां पर बैठे हो? 2020 में। तो आज जो आप ये देख रहे हो ना कि उसकी वैल्यू कितनी है? 44,500 पॉइंट्स। ये जो उसकी वैल्यू है, ये 1979 की जो उसकी वैल्यू 100 की थी, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन ऑल दीज ईयर्स, 41 ईयर्स में बढ़ते बढ़ते इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई? 44,500 हो गई है। आ रहे सबको समझ में? सो प्लीज ये मत समझना, ऐसा मत सोचना कि अगर मेरे को सेंसेक्स खरीदना है तो मैं 44,500 रुपीज पे करके सेंसेक्स, आप सेंसेक्स नहीं खरीद सकते हो। सेंसेक्स इज जस्ट एन इंडाइस, वो एक वैल्यू इंडिकेट करता है, राइट? तो जो 1979 में सेंसेक्स की वैल्यू 100 थी, वो इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते 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 कितनी हो गई? आज 44,500 पॉइंट्स हो गई है। जैसे अब आपको अगर याद हो तो आपने अगर वो सीरीज में देखा होगा, हर्षद मेहता स्कैम वाली सीरीज में आपने देखा होगा कि भाई सेंसेक्स 4200 पॉइंट्स हो जाता है और 4200 पॉइंट्स से इट टेक्स अ नोज डाइव, और जैसे ही वो न्यूज पता चलती है 28 अप्रैल 1992 को पता चलता है कि हर्षद मेहता ने बहुत बड़ा स्कैम कर दिया है ना। वो आरएफडीज के थ्रू बेसिकली मार्केट स्पेकुलेट करता था। आरएफडी मतलब रेडी फॉरवर्ड डील्स, उसके थ्रू मार्केट स्पेकुलेट करता था। तो उसके इमीडिएटली न्यूज के बाद मार्केट क्रैश हो जाता है, आपका पूरा का पूरा मार्केट क्रैश हो जाता है, और वो 4200 का 2100, 2200, 2600 के आसपास सेंसेक्स की वैल्यू आ जाती है, राइट? तो वो उस वक्त 92 की सेंसेक्स की वैल्यू थी, 2600 पॉइंट। तो अगर आप उसी की बढ़ते 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 वैल्यू देखते हो तो उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? बेसिकली 44,500 पॉइंट्स है। सो आई होप ये आपको समझ में आ रहा है कि सेंसेक्स क्या है। ये सेंसेक्स की कीमत नहीं है कि इतने में मैं सेंसेक्स को खरीद सकता हूं या बेच सकता हूं। ये सेंसेक्स की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है, ये बीएसई की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है, जो एक जमाने में 100 थी, आज उसकी वैल्यू कितनी है? 44,000। ठीक है, अच्छा, अब ये जो वैल्यू आती है ये कितने स्टॉक्स के बेसिस पे आती है? ये आती है 30 स्टॉक्स के बेसिस पे। कितने स्टॉक्स के बेसिस पे आती है? 30 स्टॉक्स। हाँ जी, अब ये 30 स्टॉक्स कौन से होते हैं? दीज स्टॉक्स आर फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज से होते हैं, ओके, या आप उसको बोल सकते हो अलग अलग सेक्टर्स से होते हैं, और इन सेक्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में होता है, इन सेक्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में होता है, उसको हम लोग सेंसेक्स का बेस बना लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो, कि से फॉर एग्जाम्पल इसमें एक सेक्टर है बैंकिंग। मैं बैंकिंग का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपने ये सब वर्ड सुने हैं, एटलीस्ट कुछ बैंक्स के नाम आपने सुने हैं ना। मैं अभी बहुत हाई फंडू बातें नहीं कर रहा हूं। तो लेट्स से बैंकिंग में से मैंने बेस्ट स्टॉक निकाला एचडीएफसी, दूसरा निकाला मैंने लेट्स से एसबीआई, और तीसरा मैंने निकाला आईसीआईसीआई। ठीक है, सेंसेक्स वैल्यू और शेयर्स की वैल्यू सेम होती है? नहीं 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 नहीं, शेयर्स की वैल्यू बिल्कुल अलग होती है। सेंसेक्स सिर्फ एक इंडाइस है। अब मैंने बोला कि इंडियन इकोनॉमी में बैंकिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इज 30%। एग्जाम्पल के लिए लिखा मैंने, कितना है? 30%। तो मैंने क्या करना है? 30% इन तीनों कंपनीज में बांट देना है। अच्छा सर, मैं और भी स्टॉक्स ले सकता हूं? ले सकता हूं, कितने भी ले सकते हो, है ना, बट टोटल सारे सेक्टर्स के स्टॉक मिला के मैक्सिमम कितने होंगे? 30। ओके, सो से फॉर एग्जाम्पल मैंने एचडीएफसी को वेट दिया 15% का, एसबीआई को मैंने वेट दिया लेट्स से 8% का, आईसीआईसीआई को मैंने वेट दिया से 4% का, और यहां पर कोटक को मैंने वेट दिया 3% का। सो ये टोटल कितना हो गया? 30% हो गया। ठीक है, वैसे ही अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। ऑयल एक सेक्टर है, ऑटो एक सेक्टर है, रियल एस्टेट एक सेक्टर है, उसके बाद फार्मा एक सेक्टर है। सो बीएसई क्या करता है? ऐसे हर सेक्टर से कंपनीज निकालता है, हर सेक्टर से कंपनी, ऐसी 14 सेक्टर्स है, उन हर सेक्टर से हम लोग कंपनीज निकालते हैं, और जब आप इन सारी सेक्टर्स की कंपनीज को टोटल करते हो तो इन सबका टोटल आ जाता है 100। ओके, इन सारी कंपनीज का टोटल आ जाता है 100। सो आपने क्या किया? सेक्टर फर्स्ट, सेक्टर को वेट दिया, फिर उस सेक्टर की बेस्ट कंपनीज निकाली और उन कंपनीज को वेट दिया। अब दूसरा मन में सवाल आपके ये आ रहा होगा कि सर ये जो कंपनीज को वेट आपने दिया है 15%, या इसको 8% दिया, इसको 4% दिया, इसको 3% दिया, ये वेट किस बेसिस पे दिया? तो ये वेट हम लोग देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन।
सर बहुत ही खतरनाक वर्ड बोला आपने, इसलिए मैं अभी इसको समझाऊंगा भी नहीं। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब ये क्या होते हैं, ये सब ड्राइवर्स होते हैं, है ना, ये एक्सचेंज के कुछ फॉर्मूले होते हैं। अभी एट दिस पॉइंट ये सारी चीजें समझना आपके लिए जेन्युइनली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, अपने को इतना टेक्निकल जाना नहीं। अभी हम लोग को बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें पढ़नी है। बताने का पर्पस क्या था, अलग अलग सेक्टर्स, हर सेक्टर को वेट, सबसे पहले क्या किया, सेक्टर आइडेंटिफाई किया, सेकंड हर सेक्टर को आपने वेट दिया, सेकंड, थर्ड फिर उस सेक्टर की बेस्ट कंपनीज हमने आइडेंटिफाई की और उन कंपनीज को हम लोगों ने वेट असाइन किया, और इन सभी कंपनीज का टोटल वेट कितना है, 100। इन सभी कंपनीज का टोटल वेट कितना है, 100। सिंपल। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर चूजिंग 30 कंपनी? सर हर सेक्टर की बेस्ट कंपनी, मैं जो आपको बार बार इंसिस्ट कर रहा था ना, बेस्ट कंपनीज। अब आपको ये तो पता ही चल जाएगा कि कौन से सेक्टर की टॉप कंपनीज कौन सी है। मैं ऑयल में पूछता हूं तो बाय डिफॉल्ट एक ही नाम आता है, विच इज रिलायंस, मतलब क्वेश्चन ही नहीं है दूसरे किसी का आने का। तो इन सबका टोटल वेट कितना है, 100। अब वापस से अगर आप इस टेबल को देखें जो मैंने आपको यहां पर बताया था, तो जब सेंसेक्स ओरिजिनली स्टार्ट हुआ था, इट स्टार्टेड विथ 100 पॉइंट्स। तब हम लोगों ने क्या किया था, 30 स्टॉक्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था और उन सबको वेट्स असाइन किए थे। तो वो जो 30 स्टॉक्स की हिस्टोरिकल वैल्यू है, राइट, वो बढ़ते 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 आज कितनी हो गई, 44,500 हो गई है। सो दिस इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ दोस 30 स्टॉक्स। सर एक इंडस्ट्री में कितनी भी कंपनीज हो सकती है? हाँ जी, कितनी भी हो सकती है सर। डज हायर द सेंसेक्स मीन द इकोनॉमी इज इन्वेस्टिंग मोर ऑन स्टॉक मार्केट? वेरी नाइस क्वेश्चन। यार मतलब आप, ये आयरॉनी है इंडिया में। आप इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर आप बीएसई का वैल्यूएशन देखते हो ऑफ ऑल द कंपनीज विच आर एक्चुअली देयर एट बीएसई, इज राउंड अबाउट 2.27 ट्रिलियन। एनएसई अगर आप देखते हो, इट इज राउंड अबाउट 2.24 ट्रिलियन। मतलब दोनों को अगर आप मिलाते हो ना, विच इज अ 4.5 ट्रिलियन। इस तरीके से कुछ नंबर्स आते हैं इनके। ये मैं ट्रेड वैल्यूज की बात कर रहा हूं, मतलब रोटेट होता रहता है पैसा। अब अगर आप इसको इंडियन इकोनॉमी के परसेंटेज ब्रैकेट में कैलकुलेट करते हो ना, इट्स अ वेरी वीक नंबर, इट इज जस्ट 4%। मतलब स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन इकोनॉमी में स्टॉक एक्सचेंजेस का कंट्रीब्यूशन मात्र 4% है, ओनली 4% है, हाँ, विच इज वेरी लो, वेरी लो। वाई? भगवान जाने। मतलब उसका एक रीजन तो यही है कि आज हमारे यहां पे इतनी पॉपुलैरिटी नहीं, इतनी अवेयरनेस नहीं है विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक मार्केट। मतलब आज भी लोग डरते हैं। आप ट्राई करना, आप अपने घर पे एक बार पूछना, अपने घर पे एक बार पूछना कि आज हम लोगों ने सिक्योरिटीज पढ़ा, सिक्योरिटीज पढ़ के मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को इन्वेस्ट करना है मार्केट में, मेरे को बहुत पैसे कमाने हैं, तो मेरे को डीमैट अकाउंट ओपन करना है ना। डीमैट अकाउंट क्या होता है? जैसे बैंक अकाउंट होता है जिसमें आप अपना पैसा रखते हो, वैसे ही डीमैट अकाउंट होता है जिसमें यू कैन कीप द सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ये सब कल पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या होता है। तो देखो आपको मना कर देंगे, सब लोग आपको मना कर देंगे कि नहीं नहीं नहीं, सट्टा वट्टा होता है, स्पेकुलेशन होता है। और जो थोड़े जैनी टाइप के लोग होंगे वो बोलेंगे कि नहीं नहीं, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में पाप लगता है। तो ये कुछ मिथ्स हैं जो आप हर घर परिवार में सुनोगे, मैं तो रोज सुनता हूं। स्टॉक मार्केट डुबा देता है, स्टॉक मार्केट सट्टा है, स्टॉक मार्केट इलीगल है, स्टॉक मार्केट पाप है। ये ऐसे कॉमन नोशंस आपको आपके घर परिवार वाले देंगे। बस आप एक बार ट्राई करना, एक बार बोलना कि मेरे को डीमैट अकाउंट ओपन करना है, मेरे को ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, सब लोग यही बोलेंगे आपको। तो पॉपुलैरिटी इंडिया में इतनी नहीं है, तो उसका एक्चुअली कंट्रीब्यूशन मात्र 4% है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप कुछ डेवलप्ड इकोनॉमीज देखते हो, अगर आप यूएस की बात करते हो, आप यूके की बात करते हो, आप कनाडा की बात करते हो, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हो, देयर द कंट्रीब्यूशंस आर मोर देन 50%। 50% से ज्यादा है। इंडिया में मात्र 4% है। अवेयरनेस एक फैक्टर है जो अपने मन में डर है विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक्स, बट ठीक है, मतलब हर देश की अलग अलग स्टोरी है। 4% में भी हम लोग बहुत है, 4% में भी हम लोग बहुत है। हाँ जी, यस सर, सेम एक्सपीरियंस है। मतलब ये तो दिस इज वेरी वेरी कॉमन, ये होता ही होता है, सबके घरों पे हो गई होगा। हाँ पाप है बोलते हैं यार, जैनी लोग तो ये बोलते हैं पाप है। अपने बहुत दूर मत जाता। खैर अभी नेक्स्ट लेक्चर आपका सूरज सर की है, आई होप इज नॉट सीइंग मी लाइव, बट सूरज सर को पूछना अभी जब उनका लेक्चर स्टार्ट होगा ना, तो सूरज सर को पूछना। मतलब बहुत पुरानी बात मैं बता रहा हूं, अब मुझे नहीं पता वो इन्वेस्ट करता है, 99% अभी भी नहीं करता है। आप पूछना अभी सूरज सर का लेक्चर है, उनसे पूछना सर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो क्या। तो एक बार सूरज सर ने मेरे को भगवान महावीर से कनेक्ट करके स्टॉक मार्केट की कहानी बताई थी, एंड आई वॉज शिवरिंग एट द एंड ऑफ हिज टॉक। तो उन्होंने मेरे को इतना इमोशनल, और सूरज सर बोलते तो कैसे एकदम इमोशनल कर देता है, इंसान को पानी पानी हो जाए बिल्कुल। तो सामने बैठ के मेरे को कहानी सुना रहा था, वो बोल रहा था कि भाई जब तू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो तेरे को प्रॉफिट होता है। मैंने बोला राइट, जब तेरे को प्रॉफिट हो रहा है तो किसी को लॉस हो रहा है। बोला सही बात है, क्योंकि स्टॉक तो पैसा नहीं देता, नहीं सेबी आपको पैसा देता, नहीं एनएससी आपको पैसा कौन देता है? इन्वेस्टर ही देता है। एक का अगर फायदा हुआ मतलब किसी न किसी का नुकसान है, 100% है, डाउट ही नहीं उसमें।
तो अगर मेरा फायदा है मतलब किसी का नुकसान है, जब किसी का नुकसान है मतलब उसका जो एक इमोशनल साइके है वो हर्ट हुआ होगा, उसको बुरा लगा होगा, ही मे हैव फेल्ट हर्ट। अब भगवान महावीर ये बोलते हैं कि अगर जब किसी इंसान को किसी भी तरीके से तू तकलीफ दे, जैसे उड़ता हुआ मच्छर ये छप करके मार दिया आपने, तो उसको तकलीफ हुई जीव को, तो तेरे को पाप, तेरे कर्म बनते हैं, तेरे को पाप लगता है। तो वैसे ही जब तेरे प्रॉफिट की वजह से उसको लॉस हुआ ना, तो तेरे कर्म बनते हैं, उसको दुख होता है और उसके दुख वजह से तेरे पाप की कड़ियां बनती है। तो मैंने बोला इसका मतलब आई शुड नॉट इन्वेस्ट। ही इज लाइक नो यू शुड नॉट इन्वेस्ट। तो मैंने बोला उसके पीछे रीजन ये है कि इन्वेस्ट करने से मेरे को प्रॉफिट होगा, और जब मेरे को प्रॉफिट होगा तो उससे सामने वाले को लॉस होगा, और सामने वाले को लॉस हुआ तो उसको पाप, मतलब मेरे को पाप लगेगा। बोले यस। मैं आई वॉज शॉक्ड। मैंने बोला एक इतना ओवर इंटेलिजेंट, ओवर मतलब आप सूरज सर का इंटेलिजेंस नेक्स्ट लेवल है, सीए में तीनों, तो ऐसा आदमी ऐसी खतरनाक बात कर रहा है कि इन्वेस्ट करने। आई होप सूरज सर लाइव नहीं है भाई, मेरा रेप कर देगा वो आदमी। लाइव नहीं है, लाइव नहीं, लाइव नहीं, लाइव नहीं, भगवान 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 इसके लिए पाप दे देना, बस लाइव नहीं होना चाहिए। या सो ऐसी ऐसी बातें करता है। तो आप सोचना, अब ये अगर ऐसा माहौल है अपने यहाँ पे, अपने देश में इस तरीके की मान्यता है, इस तरीके का विश्वास है कि पाप लगता है इन्वेस्ट करने से, तो क्या होगा? ये होने वाला ना। तो बाय द वे बोलने का नहीं है, अपने बीच का सीक्रेट है। यस किसी को बताना मत, किसी को भी मत बताना। और सूरज सर को तो बिल्कुल मत बोलना कि मैंने ऐसे सूरज सर की पोल खोल दी कि भाई उन्होंने मेरे को बोला था इन्वेस्ट करने से पाप लगता है। और तुम लिख के ले लो मेरे से, तुम लिख के ले लो। अभी जब तुम अगर गलती से किसी ने बोल भी दिया ना, वो ऐसी अलग कहानी सुनाएगा ना कि विकास नए एड़े में काटता है, वो कुछ भी बोलता है। मैंने ऐसा कभी बोला ही नहीं उसको। अच्छा अगर ऐसा बोले ना तो उसको पूछना कि सर बताओ आपके पास कौन कौन से स्टॉक्स है तो बहुत बड़ा आदमी, पैसे वाला आदमी है ना, इतने सारे बच्चों को पढ़ाते, सोचो कितना पैसा होगा उसके पास। तो एक बार पूछना उसको कि सर बताओ जल्दी से आपके पास कितनी कंपनीज के कौन कौन से कितने कितनी वैल्यू के स्टॉक्स है। आंसर सुन लेना, तुमको खुद समझ में आ जाएगा। वो ऑब्वियसली डिनाई करेगा, लेकिन पूछ लेना कि कितनी कंपनीज में आपने इन्वेस्ट किया, देखो तुमको सच पता चल जाएगा। बोलने का नहीं वैसे। हाँ जी, बीइंग जैन आई ऑल्सो थिंक सो। ओ कोठारी जी शत शत नमन आपको। हाँ तो भैया सुनो जरा। बोथ सर, ट्रेडिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग ओनली ना, बस वो शॉर्ट टर्म होती है। तो भाइयों बहनों जल्दी से सेंसेक्स देख लो एक बार फटाफट। अच्छा इसमें ना ये आपको एक छोटा सा स्नैपशॉट दिख रहा है, स्नैपशॉट मतलब एक समरी दिख रही है। एक बार जल्दी जल्दी से फटाफट मैं आपको तीन चार चीजों के मतलब बता देता हूं और आज का सेशन रैप अप करता हूं, है ना। उसके बाद आगे की जो कहानियां हम लोग कल आराम से डिटेल में डिस्कस करेंगे। या सो कैन यू सी दिस 44,000 उत्तरी, क्या हो गया? या आपको ये वैल्यू दिख रही होगी यहाँ पे। शिट कुछ और ही होता है, मैं कुछ दबाता हूं कुछ और ही होता है। सर आज उनसे पूछेंगे स्टॉक एक्सचेंज को लेके उनकी न्यूज। अगर तुमने आज पूछ लिया ना तो तुम्हारा एसएम का सेशन इसी में खत्म हो जाएगा। पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वो मेरे एग्जांपल देते कि तुमको पढ़ा देगा, देखना। नहीं नहीं, ए बाय द वे बिटकॉइन है यार, बैड कॉइन नहीं है यार। हाँ जी, हाँ डीमैट अकाउंट के बारे में अपन लोग थोड़ी सी आगे बात करेंगे। अभी जरा एक छोटी सी चीज देखते हैं। हाँ जी, सो ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पे 470 पॉइंट्स अप, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि सुबह जब मार्केट ओपन होता है, सुबह जब मार्केट ओपन होता है, सर मार्केट कितने बजे ओपन होता है? मार्केट ओपन होता है 9:15 पे। कितने बजे होता है? 9:15 पे। और कितने बजे क्लोज होगा? 3:30। सो एट 9:15 द ट्रेडिंग स्टार्ट्स, एट 3:30 द मार्केट क्लोजेस। उस दिन का मार्केट क्लोज हो जाता है। सो 470 पॉइंट्स जो आपको यहां पर प्लस ग्रीन में दिख रहा है, उसका मतलब क्या होता है? जब सुबह मार्केट ओपन हुआ, जब सुबह मार्केट ओपन हुआ तो ओपन के कंपैरिजन में अभी इस पॉइंट पे, इस सेकंड पे, इस मिनट में ये वैल्यू देखो चेंज होती रहती है। अगर आप इतने देर से स्क्रीन देख रहे होंगे ना, अभी 623.76 है, इसको वापस से रिफ्रेश करोगे फिर चेंज हो जाएगी, फिर रिफ्रेश करोगे फिर चेंज हो जाएगी। सो दिस कीप्स ऑन चेंजिंग, फ्लक्चुएट होती रहती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रहती है। हाँ तो ये जो 474 पॉइंट्स आपको दिख रहा है, सुबह के कंपैरिजन में अभी मार्केट कितना ऊपर है वो बताता है। तो 481, अब देखो बढ़ गया वापस से 481 हो गया, मतलब 1.09% मार्केट आज मॉर्निंग के ओपन के अगेंस्ट ऊपर है। ठीक है, अच्छा ये पहली चीज। अब देखो जरा यहां पे ये डे रेंज, ये दिख रहा है आपको डे रेंज यहां पे 44118 और 44647 30 स्टॉक्स है, बट 3K to 4K कंपनीज कैसे है? वो बाकी बास्केट भी नहीं है सर, वो सिर्फ बीएसई पे लिस्टेड है, बाकी बास्केट के अंदर नहीं है।
डेमो के बाद ये दोबारा करवाओगे? अरे सब करवा दूंगा। अरे तुम अभी एक बार तो पढ़ो। या सो इसका मतलब क्या है कि आज सुबह से जब मार्केट ओपन हुआ है तो उसने बॉटम कितना टच किया है और कितना हाईएस्ट गया है। मतलब आज जब उसमें ट्रेड हुआ, प्राइस बढ़ता गिरता है, बढ़ता गिरता है, बढ़ता गिरता है, वैल्यू बढ़ती गिरती है, राइट? तो लोएस्ट पॉइंट क्या था और हाईएस्ट पॉइंट क्या था? तो 44118 ये आज उसका दिन का लोएस्ट है। आज दिन भर का आज का लोएस्ट पॉइंट कितना है उसका? 44118 और उसका हाईएस्ट कितना है? 44647। ठीक है, हाईएस्ट कितना है? 44647। तो ये जो डे रेंज आपको दिख रही है इसका मतलब क्या है? डेज लो डेज हाई। दिन भर में लोएस्ट प्राइस कितना था और दिन भर का हाईएस्ट प्राइस कितना है। ठीक है, अच्छा थर्ड, उसके बाद देखना 52 वीक रेंज। 52 वीक मतलब एक साल, मतलब पिछले एक साल में आज की डेट से 1 दिसंबर से पिछले एक साल तक, 1 दिसंबर से पिछले एक साल में सेंसेक्स कितना लोएस्ट गया है और कितना हाईएस्ट गया है, कितना लोएस्ट और कितना हाईएस्ट। चलो आगे देखो जरा, अब इसमें देखना 25,638 पिछले एक साल में सेंसेक्स का भी 25,000 भी हुआ है। जो मैं आपको बोल रहा था ना, वो कोविड की न्यूज आई थी और तब मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुआ था, ये तब का है। तो पिछले एक साल में इसने लोएस्ट प्राइस कितना टच किया है? 25,600 और हाईएस्ट कितना है? 44,825। हाईएस्ट कितना है? 44,825। ठीक है, अच्छा हाउ डज इट हैपन सर? बाइंग सेलिंग। बाइंग सेलिंग समझना जरा। किसी भी चीज को जब आप खरीदते हो तो डिमांड बढ़ती है, जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है। कोई भी चीज जब आप खरीदते हो तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है। अब जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने अभी, ये जितने भी लोग अभी लाइव हैं, मैंने आप सबके सामने एक स्टेटमेंट बोला एंड आई सेड कि रिलायंस का स्टॉक कल 2500 रुपए हो जाएगा। रिलायंस का स्टॉक कल 2500 हो जाएगा। अब जैसे आप सुनते हो कि 1900 की चीज कल 2500 हो रही है, हम सब खरीदेंगे, राइट? तो जब आप सब खरीदते हो तो क्या कर रहे हो? आप डिमांड बढ़ा रहे हो। जब डिमांड बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस बढ़ेगी, राइट? सेम थिंग, जब स्टॉक्स बढ़ते हैं तो सेंसेक्स बढ़ता है, जब स्टॉक्स गिरते हैं, वो 30 स्टॉक्स जब गिरते हैं तो सेंसेक्स गिरता है। सिंपल। अच्छा, हाई लो का मतलब क्या होता है? दिन भर का हाईएस्ट प्राइस और दिन भर का लोएस्ट प्राइस। तो ऊपर जो आपको दिख रहा है ना, डे रेंज वाला जो दिख रहा है, ये यहां पर जो आप देख पा रहे हैं, डे रेंज का मतलब क्या होता है कि आज फुल डे में उसने लोएस्ट कितना टच किया और फुल डे में हाईएस्ट कितना टच किया। अगर मैं आपको लिख के बताऊं कि से फॉर एग्जांपल सेंसेक्स की प्रेजेंट वैल्यू इज 44647, ये वैल्यू है इसकी, मान लो एट 3 PM। ठीक है तो ये इसकी 3 बजे की वैल्यू है। अब मान लीजिए 11 बजे सेंसेक्स की वैल्यू थी 44118। ओके, अच्छा, और लेट्स से 2 बजे सेंसेक्स की वैल्यू थी 44658। अच्छा, तो अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि एट दिस पॉइंट सेंसेक्स ने लोएस्ट कितना टच किया और हाईएस्ट कितना टच किया है? तो 44118 ये इसका लोएस्ट था दिन भर का, और 44658 ये इसका हाईएस्ट था दिन भर का। तो ये हम लोग रजिस्टर करते हैं एज लोएस्ट एंड एज हाईएस्ट। अब मान लो 330 पर जब मार्केट क्लोज होगा, 330 पे मार्केट बंद हो जाता है। सो जब 330 पे मार्केट क्लोज होता है तो उस वक्त लेट्स से अज्यूम करते हैं कि सेंसेक्स हो जाता है 44,700। 44,700, तो उस दिन का हाईएस्ट कितना हो गया? 44,700। उस दिन भर का हाईएस्ट कितना हो गया? 44,700। आई होप आपको ये समझ में आ रहा भी सेंसेक्स का शेयर्स का क्या कनेक्शन है। अतिथि जी आगे डिस्कस करेंगे। हेलो गाइस, क्या करूं मैं इतना खूबसूरत जो हूं? भाई खूबसूरत है तो डीपी बदल और लाइक्स बढ़ा आपने सोशल मीडिया पे। सर मतलब जैसे ये एक आवर हर सेकंड में चेंज हो, इन्वेस्ट इट्स टाइम बाइंग एंड सेलिंग करने होंगे। यस, बाइंग एंड सेलिंग जी। शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी या गिरेगी ये कैसे पता चलता है? मैम ये सबसे टफ क्वेश्चन है, ये भगवान को भी नहीं पता है ना। आप जितने बड़े इन्वेस्टर का नाम लेना चाहो, आप राकेश झुंझुनवाला की बात करोगे ना, उसको भी नहीं पता कि कब बढ़ता है कब गिरता है। ये तो अननोन फैक्ट है। ये सब आपके इंट्यूशंस और आपके एक्सपीरियंस की बात है। हाँ जी। सुना है शेयर मार्केट में अच्छी नॉलेज हो तभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, विच इज राइट सर। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। हाउ टू ओपन डीमैट अकाउंट, प्लीज डोंट से दैट। अभी ये सब बातें मत करना, ये सब बातें हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे ओपन करना है। अभी एटलीस्ट ये सब इन्वेस्ट की बातें मत करना, अभी आप सिर्फ सुनो और सीखो, ठीक है। चलो, सो कहां गया अपना ये चार्ट?
तो आई होप आपको ये समझ में आया डे रेंज मतलब क्या है, आज दिन भर का लोएस्ट कितना है और आज दिन भर का हाईएस्ट कितना है। सिमिलरली 52 वीक्स मतलब पिछले एक साल में सेंसेक्स कितना लोएस्ट टच किया और कितना हाईएस्ट टच किया, है ना। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखोगे तो या बस ये एक छोटा सा ओवरव्यू और देख लो और फटाफट मैं रैप अप करता हूं, फिर आपका नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया। ओके, डिमांड सप्लाई, सर आप समझो, आप अभी ना पहली बार ये सब चीजें पढ़ रहे हो। अगर मैं अभी आपको सीधे ट्रेड में लेके चला जाऊंगा ना, आपको एबीसीडी समझ में नहीं आने वाली है ना। मतलब मैं आपको लाइव ट्रेड करके भी बताऊंगा कि एक्चुअली ट्रेड कैसे करते हो, आपको पूरे वो टर्मिनल्स वगैरह सब कुछ दिखाता हूं, बट टू अर्ली, है ना। सो अपन थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, आराम से सीखेंगे सारी की सारी चीजें। सेंसेक्स देख के इन्वेस्टमेंट होगी क्या जी, चलो। अच्छा, अब ये देखना जरा, ओपन, यहां जो ओपन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, आज सुबह मार्केट किस पॉइंट पर ओपन हुआ, तो 44,435 पॉइंट्स पे मार्केट ओपन हुआ। प्रीवियस क्लोज मतलब कल का क्लोज, कल जब मार्केट क्लोज हुआ था तो कितने पॉइंट्स पर क्लोज हुआ था, 44149, ये कल का क्लोज है। प्रीवियस क्लोज मतलब क्या होता है, कल जब मार्केट क्लोज हुआ था तो कितने पे क्लोज हुआ था। अच्छा, उसके बाद डे हाई, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दिन भर का हाईएस्ट पॉइंट कितना है। डे लो, दिन भर में सेंसेक्स कितना लोएस्ट गया है, लो पॉइंट कितना टच किया है, वो लो। 52 वीक्स हाई और लो, अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया था। पिछले एक साल में सेंसेक्स ने हाईएस्ट वैल्यू कितनी टच की और लोएस्ट वैल्यू कितनी टच की है, ठीक है। सेंसेक्स बढ़ता ही रहता है क्या, मतलब 3:30 PM हो सकता है, हाँ बढ़ भी सकता है मैम, गिर भी सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। मार्केट क्रैश होता कैसे है, अच्छा इतना आगे, चलो। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, अभी ये आई एम श्योर इस सब्जेक्ट का ना आई थिंक ब्यूटी भी यही है और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी यही है कि इसमें इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं ना कि एट टाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट। डोंट वरी, 3-4 दिन है ना, यू हैव टू बी पेशेंट विथ मी। पेशेंट मतलब वो अस्पताल वाला पेशेंट नहीं, कामनेस, राइट। आपके जितने भी मार्केट रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, बाइंग क्या होती है, सेलिंग क्या होती है, बाइंग कैसे होती है, सेलिंग कैसे होती है, स्टॉक प्राइस क्यों बढ़ता है, स्टॉक प्राइस क्यों गिरता है, सेंसेक्स इतना बढ़ा हुआ क्यों है, कम क्यों नहीं है, ये जो भी आपके बेसिक क्वेश्चंस है, ये हम लोग कोशिश करेंगे आने वाले 3-4 दिनों में मैं सारे के सारे आपके क्वेश्चंस आंसर कर दूं, है ना। बट यू हैव टू बी अ बिट पेशेंट, है ना। वो एक दिन में अपन लोग राकेश झुनझुनवाला नहीं बनने वाले, वॉरेन बुफे नहीं बनने वाले, इट विल टेक टाइम, ठीक है। अच्छा, वैसे मैं आपके लिए आज नोट्स वगैरह भी सब कुछ लेके आया था, जो अपने को देखने का भी टाइम नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली, है ना। सो एक बार मैं तुमको ऐसे ही बता देता हूं, ये आपका इंडेक्स है सिलेबस का। मॉड्यूल में देखोगे तो 16 चैप्टर्स है, मेरे नोट्स में अगर आप देखोगे तो 17 चैप्टर्स है। एक चैप्टर मैंने एडिशनल ऐड किया है विच इज यू नो मोर टू डू विथ द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो इंस्टीट्यूट पूछती है, पर ये सब चीजें मैं आपको कल बताऊंगा, है ना। और उसके अलावा ये आपके नोट्स हैं। सो ये नोट्स आपके कुछ इस तरीके से दिखते हैं। अभी हम लोगों ने वी खैर सिंस पास्ट 2-3 बैचेस वी मेड इट ऑल कलर्ड, तो ये आपके नोट्स का स्ट्रक्चर है। कुछ इस तरीके से आपके सुंदर सुंदर नोट्स दिखेंगे, है ना। कलर्ड करने का पर्पस बहुत सिंपल है, एटलीस्ट आपको थोड़ा सा इंटरेक्टिव और इंट्यूटिव लगता है, आप कनेक्ट कर पाते हो कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो ये बस नोट्स का स्ट्रक्चर है। अब जब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार में पढ़ेंगे, ठीक है। कितने पेज की बुक होगी सर, बुक इज नियरली 530 पेजेस, 550 पेज की बुक है। पार्ट 1 पार्ट 2 दो बुक्स आपके पास आएगी, है ना। चलो भाइयों बहनों, सो आज का सेशन मैं यहीं पर खत्म करता हूं। अभी आप से नेक्स्ट सेशन है, चिराग सर का लेक्चर है। बाकी सारी बातें हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। Okay, this was so interesting. I was never really into stocks, but it fascinated me today. Thank you so much, Ritika ji. चलो बाकी मिलते हैं।